हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ करंट ग्रोथ डीके एंड टाइम कांस्टेंट इन आरएल सर्किट। इस टॉपिक के लिए हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में, जैसे कि ट्रांजिएंट फिनोमेना क्या होता है, ट्रांजिएंट पीरियड क्या होता है, ट्रांजिएंट वोल्टेज क्या होता है, ट्रांजिएंट करंट क्या होता है। और हमने देखा था स्टेप इनपुट कैसे अप्लाई करते हैं, और कैपेसिटर और इंडक्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि आरएल सर्किट में धारा वृद्धि, धारा का ह्रास या क्षय और टाइम कांस्टेंट, ये पढ़ने के लिए इन टॉपिक्स को समझना ज़रूरी था। तो लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक्स कवर किया था। तो इस वीडियो में हम लोग अपने मेन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि जो कि टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ करंट ग्रोथ डीके एंड टाइम कांस्टेंट इन आरएल सर्किट, दैट इज़ आरएल परिपथ के धारा वृद्धि, ह्रास व समय नियतांक। इसके बारे में हमने बेसिक पढ़ लिया है। अब इस टॉपिक को समझते हैं। तो इस टॉपिक को हम समझेंगे आरएल सर्किट में ट्रांजिएंट प्रक्रिया से या ट्रांजिएंट्स इन आरएल सर्किट से। तो ट्रांजिएंट इन आरएल सर्किट के माध्यम से हम ये समझेंगे कि आरएल सर्किट में धारा में वृद्धि कैसे होती है, या धारा में क्षय कैसे होता है, या ह्रास कैसे होता है। तो ये दोनों बातें और इसके साथ ही साथ टाइम कांस्टेंट, ये तीनों बातें हम लोग समझेंगे आरएल सर्किट में ट्रांजिएंट प्रक्रिया की मदद से। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक सर्किट लिया है। सर्किट में एक रजिस्टर है, इंडक्टर है और सीरीज में एक बैटरी कनेक्टेड है। इसके वोल्ट से प्रदर्शित किया गया है। और इस सर्किट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए एक स्विच का यूज किया गया है। ओके, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि करंट ग्रोथ या करंट राइज इन आरएल सर्किट। तो देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ करंट ग्रोथ और व्हाट इज़ करंट राइज इन इंडक्टिव सर्किट। तो धारा प्रेरित परिपथ में धारा वृद्धि होती क्या है। तो अगर देखिए इस किसी भी इंडक्टिव कॉइल या सर्किट में, ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा हुआ हो, उस सर्किट में जो धारा का मान है वो शून्य से अपने अधिकतम मान तक अचानक से नहीं पहुंच जाता है। या हम ये कहें कि ऐसा सर्किट जिसमें एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स लगे हुए हैं, उसमें जो करंट का मान है वो अचानक से एनर्जी अप्लाई करने के बाद अपने स्टेबल स्टेट में नहीं पहुंच जाता है, बल्कि धारा के मान को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। तो ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है कि धारा के मान को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने का जो प्रक्रिया है, उसी को हम राइज ऑफ करंट कहते हैं, या ग्रोथ इन करंट कहते हैं, या विद्युत धारा की वृद्धि कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम राइज ऑफ करंट या ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, और ये तो हमने समझ लिया कि ये धारा वृद्धि होती क्या है। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट के माध्यम से एनालिसिस करेंगे कि वो जो धारा की वृद्धि हो रही है, तो धारा धीरे धीरे जब वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये धारा समय के साथ में उसमें वृद्धि हो रही है। इसका मतलब वो जो करंट है वो टाइम ऑफ फंक्शन बन जाता है। तो उस करंट का इक्वेशन हम पहले निकालेंगे, और मैं तो इस सर्किट के एनालिसिस करके, और फिर उस करंट को हम समय के हिसाब से करंट और समय में ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कि वो जो धारा में वृद्धि हो रही है वो किस तरह से हो रही है। तो हम इस सर्किट में हम देखते हैं कि इस सर्किट में जो स्विच लगा हुआ है उसको हम t बराबर 0 टाइम पर क्लोज कर देते हैं। जैसे ही सर्किट क्लोज होगा, जैसे ही सर्किट जो स्विच लगा हुआ है उसको t = 0 समय पर क्लोज कर देते हैं। जैसे स्विच हमारा क्लोज होगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे जो हमारा दो चीज़ें हैं, एक तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और दूसरा इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। तो जब करंट फ्लो होगा तो इन दोनों कंपोनेंट्स के क्रॉस कुछ वोल्टेज इनके क्रॉस होगा। तो रजिस्टर के जो क्रॉस का वोल्टेज है वो उसको VR से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है उसको VL से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम जानते हैं कि रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इनटू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि VR बराबर क्या हो जाएगा, VR बराबर हो जाएगा IT × R। देखिए यहाँ पे
ये लिखा भी गया है वी आर टी इक्वल टू आई टी इंटू आर। और हम जानते हैं कि इंडक्टर और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है उन दोनों में जो रिलेशन है उस रिलेशन को दर्शाते हैं वी एल टी इक्वल टू एल डी आई टी अपॉन डी टी से। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सर्किट में केवीएल अप्लाई करेंगे। तो केवीएल क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कि किसी सर्किट में समस्त वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम या बीजगणितीय योग 0 होता है। तो हम कह सकते हैं इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, जिसको यहाँ पे हमने लिखा है इक्वल टू वी आर टी प्लस वी एल टी, दैट इज़ इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में हम वी आर टी और वी एल टी की वैल्यू अगर पुट कर दें, रख दें, तो जो इक्वेशन 2 हमारा निकल के आएगा ई इक्वल टू आई टी आर प्लस एल डी आई टी बाई डी टी इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम इसे अपने स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे, जो कि होता है हमारा डी एक्स बाई डी टी प्लस ए एक्स। और यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, ए एक्स इक्वल टू, यहाँ प्लस का साइन लग गया है गलती से, यहाँ पे होना चाहिए ए एक्स इक्वल टू बी। मतलब क्या इक्वेशन होना चाहिए यहाँ पे, डी एक्स बाई डी टी प्लस ए एक्स इक्वल टू बी। तो इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में L से डिवाइड करेंगे। तो जब L से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, तो जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो कुछ इक्वेशन 3 मिलेगा हमें, डी आई टी बाई डी टी प्लस आर बाई एल इंटू आई टी इक्वल टू ई बाई एल। अब देखिए, अब अगर इक्वेशन 3 को हम अपने स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें तो x का मान कितना है, आई टी है, a का मान कितना है, r बाई एल है, और इक्वल टू बी, यहाँ पे इक्वल टू बी होना चाहिए। तो इक्वल टू बी, तो बी का मान कितना हो जाएगा, इक्वल टू के बाद ई बाई एल है, तो बी का मान हो जाएगा ई बाई एल। अब इस इक्वेशन को जो सॉल्व करने का तरीका होता है उसके लिए पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ए इंटू डी एक्स। और इसका सोल्यूशन जो होता है इस इक्वेशन का वो होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन b इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस के, जहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी हेल्प से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन a इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे a की जगह हमारा r बाई एल है और x डी एक्स की जगह डी टी हो गया। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा ई टू द पावर आर बाई एल इंटू टी, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। अब इसका हल कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे, देखिए हल निकालने के लिए x इंटू आई एफ, यानी x हमारा इस इक्वेशन में क्या है, आई टी है, तो क्या हो जाएगा आई टी इंटू आई एफ मतलब ई टू द पावर आर बाई एल इंटू टी। ये तो यह एल एच एस बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे कंपेयर करिए, इंटीग्रेशन b इंटू आई एफ डी एक्स प्लस के। तो बताइए यहाँ पे b का मान क्या है, b का मान है यहाँ पे हमारा इस इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करें तो b का मान कितना है, इक्वल टू के बाद e बाई एल है। तो देखिए इंटीग्रेशन e बाई एल इंटू आई एफ है, तो आई एफ का मान हमने निकाला है अभी, ई टू द पावर आर बाई एल इंटू टी डी टी प्लस के, जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है। ओके तो इसके बाद हम लोग अगर इस इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको बहुत आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। इंटीग्रेट करने के बाद हमारा इक्वेशन मिलेगा आई टी इंटू ई टू द पावर आर बाई एल टी इक्वल टू ई बाई एल ई टू द पावर आर बाई एल टी अपॉन आर बाई एल प्लस के। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया। इसको जब यहाँ पे देख सकते हैं कि L से L कैंसिल हो जाएगा तो आएगा फाइनल इक्वेशन आई टी इक्वल टू ई बाई आर प्लस के ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टी, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब इस इक्वेशन में हमें k का मान निकालना है। तो k का मान निकालने के लिए हम आई टी का मान 0 पर रख दें तो वहाँ से k का मान निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इंडक्टर जो है वो क्या प्रेरक की धारा में अकस्मात परिवर्तन नहीं हो सकता। तो अगर अकस्मात परिवर्तन नहीं होगा तो आई टी का मान, क्योंकि t बराबर जस्ट 0 से पहले 0 था तो t बराबर 0 के जस्ट बाद भी 0 ही होगा। तो आई टी का मान t इक्वल टू 0 पर 0 होगा। तो आई टी इक्वल टू 0 अगर हम इक्वेशन 4 में रख देंगे तो आ जाएगा 0 इक्वल टू ई बाई आर प्लस के इंटू ई टू द पावर 0 और k का मान आ गया ई माइनस ई बाई आर। अब इस माइनस ई बाई आर को हम अपने इस इक्वेशन 4 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 4 में k का मान माइनस ई बाई आर रखने पर जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो हमारा ये इक्वेशन 5 के रूप में मिलेगा, आई टी इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है, अब
क्या करना है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें इसका मान 0 पर तो पता चल गया कि IT का मान 0 पर 0 है। अब इसका स्थायी अवस्था में मान क्या होगा, तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो स्थायी अवस्था में मान निकालने का मतलब हमारा t इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे इसे इक्वेशन 5 में। तो इक्वेशन 5 में t इक्वल टू इनफाइनाइट जब रखेंगे तो हो जाएगा e अपॉन r ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट है, और इसका जो मान आएगा वो आएगा e/r। ठीक है, तो अब हमें IT का इक्वेशन पता है इक्वेशन 5 के रूप में, और हमें ये भी पता है कि t बराबर 0 समय पर IT का मान 0 होगा, और t बराबर इनफाइनाइट समय पर जो IT का मान होगा वो e/r होगा। तो अब हमें इक्वेशन भी पता है, तो अब हम इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो जो e/r 1 माइनस e टू द पावर माइनस r/lt का जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा t के साथ, t के बढ़ते मान के साथ, जो कि t बराबर 0 से शुरू हुआ है और इनफाइनाइट पे कहाँ तक किस तरफ ये टेंड करेगा, इट विल द करंट वैल्यू ऑफ करंट विल टेंड टू e/r एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर जो I का मान है वो e/r की तरफ अग्रसर होगा। तो इस तरह से ये हमारा करंट और समय या टाइम के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है, जो कि इस इक्वेशन 5 से हम समझ सकते हैं। अब इस के बाद का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।